हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैथ में एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करता हूं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक सर सरस्वती कोचिंग ऑफिशियल में। चर्चाओं का विषय फिर से मैथ में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ मिलता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। टॉपिक है आपका औसत। औसत के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करने जाऊंगा, एवरेज के बारे में बताऊंगा कि एवरेज होता क्या है, एवरेज किस तरह से निकालते हैं, एवरेज क्या किसी भी संख्याओं का बीच का भाग एवरेज बन जाता है, या कुछ ऐसी चीजें जिसके माध्यम से हम एवरेज को समझें और जानें, या एवरेज माध्य का कैसा हिस्सा होता है, मध्य का कैसा हिस्सा होता है। इसके बारे में फिर से मैं चर्चा करता हूं। इससे पहले मैंने अपनी पहली वीडियो के माध्यम से मैंने औसत को समझाने का प्रयास किया। उसमें औसत को एक नए तरीके से निकालने की प्रक्रिया भी मैंने आपको समझाई, और साथ ही साथ में मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस पर वो चीज़ आपके पास रहेगी। और अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगी, वन टाइम एट अ ग्लांस रहेगा, एक तरह एक बार देखा रहेगा, तो वो चीज़ आपके लिए फिर बाधक भी बन सकती है। और बेसिक फॉर्मूला तो आपको याद ही है, जो सभी में लगेगा, पूरे औसत के सवालों में लगेगा, कि औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बट्टा परिणामों की संख्या, सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। मैं कुछ चीजें आपको समझाता हूँ, सीखिए समझिए। आइए आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं क्या हो जाएंगी? तो आपने कहा कि पहले अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं। 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 3 5, फिर उसके बाद आपका 7 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर इसके बाद कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, फिर 17 आ जाएगा, फिर 19 आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, 23। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर कहलाते हैं जो संख्याएं खुद से, स्वयं से और एक से कटती हैं, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो वो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23। अब क्या इसमें प्रथम संख्या और लास्ट संख्या वाला फॉर्मूला लग सकता है? तो एक बार चेक करते, देखो 2 और 3 1 का गैप, 3 और 5 2 का गैप। तो यहीं पर आपको पता चल गया कि जो गैपिंग आ रही है वो एक नियमित क्रम में नहीं आ रही है। या तो सम नंबर की गैपिंग आ जाए, या विषम नंबर की गैपिंग आ जाए, या गुणज के रूप में, आपका मल्टीपल के रूप में गैपिंग आ जाए। तब तो आप फर्स्ट एंड लास्ट करके, या प्राकृतिक संख्याएं हो तब तो आप इसे लगा सकते हो, नहीं तो आपको इसे हल ही करना पड़ेगा। और फिर आपसे पूछ रखा है बताइए इसका एवरेज क्या होगा। अब मैं अगर एवरेज की बात करता हूं तो इसमें एवरेज कैसे निकालेंगे? तो आप बोलोगे एवरेज बराबर, तो एवरेज बराबर क्या निकलेगा? तो आपने कहा 2 धन 3 धन 5 धन 7 धन 11 धन 13 धन 19, और धन कितना आ जाएगा आपका? 23 आ जाएगा। अब इनको मैं जोड़ता हूं, तो मैंने कहा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17, 17 छूटा है आपका, ठीक है। तो आपने कहा प्लस 17, आपने कहा 19 और प्लस 23। अब इसे हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पे हम क्या देखते हैं, देखो, तो हमने कहा 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 1 16 17, 1 18, 19 20 21, 21 और 7 आपका 28, 28 और आपका 2 30, 30 और क्या कहते हैं आपका 7, आपका 37, और 37 और 3 40। तो जीरो बन गया, तो ये जीरो बन गया। और फिर उसके बाद 4 4 5 6 7 8 9 10, तो आपके पास 10 आ गया। तो इसका एवरेज निकल करके आया आपके पास। एवरेज निकल के, एवरेज एवरेज निकालना है तो एवरेज, ये कह लीजिए कि टोटल नंबर्स आए आपका ये, और एवरेज बट्टा कितना हो गया, 9। तो ये 9 संख्याएं हैं आपके, ठीक है, 9 9 बोल रहा है। तो एवरेज हो गया आपका 100, 100 बट्टा 9। और इसे सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा, 10 सही। 10 सही आपका क्या कहते हैं, 11, 11 नम 99, 11 नम 99, 11 आएगा। 11 सही 1/9, यही इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 11 सही 1/9। तो इस तरह से इसका जवाब आ जाएगा 11 सही 1/9। तो इसको आपको पूरा हल करना ही पड़ेगा, मेंटेन करना ही पड़ेगा, और उसके बाद जोड़ करके मेंटेन करना है। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग कई बार ऐसे भी आ जाता है, तो आप कितना बताओगे, 100 होता है। तो ये ध्यान में रखेंगे, निकालने का तरीका इसका ऐसा रहेगा। तो समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपसे यह कहता है कि एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, एन प्लस फोर, एन प्लस फाइव का औसत क्या है? अगर मैं सवाल को आपको समझा रहा हूँ और ध्यान से अगर आप समझ रहे हैं, तो देख रहे होगे कि आप यहाँ से यहाँ बढ़े, प्लस 1 हुआ, यहाँ से यहाँ गए प्लस 1 हुआ, फिर यहाँ से यहाँ गए प्लस 1 हुआ, फिर यहाँ से यहाँ गए प्लस 1 हुआ, और फिर यहाँ से यहाँ गए क्या हुआ, प्लस 1 हुआ। एक तरह से +1 प्रॉपर्टीज जो है वो आगे को बढ़ रही है। आपने कहा एक में, पहले यहाँ पे कुछ नहीं था तो एक जोड़ा तो एक आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक एक के क्रम में आया, फिर यहाँ पे एक जोड़ा, फिर एक, फिर एक। तो ये एक नियमित आपका संख्या के रूप में बढ़ता हुआ क्रम दिखाई दे रहा है। तो हम डायरेक्ट इसमें कह सकते हैं कि इसका एवरेज क्या होगा,
तो आप कहेंगे इसका एवरेज जो है, एवरेज बराबर कह देंगे पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन 2, ये आ जाएगा। फॉर्मूला इसमें यूज हो जाएगा। तो आपने कहा 2n प्लस 5 बराबर बट्टा 2, तो 2n ये हो गया आपका 2n प्लस 5। अब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा तो और सरल कर लो, 2n अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2, तो 2 से 2 की वैल्यू कट गई, तो ये हो गया आपका n प्लस 5/2। तो ये इसका आंसर आता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका आंसर बन जाएगा आपका बी वाला। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा बी वाला। बिल्कुल सिंपल आसान सवाल। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 11 परिणामों का औसत पर 50 दे रखा है। डायरेक्टली अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपको दिया क्या है, अगर मैं उसको मेंटेन करता हूं, तो आपसे बोलता है कि 11 जो परिणाम हैं, 11 जो परिणाम है उनका औसत दे रखा है। तो 11 परिणामों का औसत दे रखा है 50, एवरेज दे रखा है आपके पास 50। और यदि 6 परिणामों का औसत दे रखा है आपके पास 49, और आपसे बोलता है कि अंतिम 6 परिणाम जो हैं उनका औसत दे रखा है 52, तो आपसे बोलता है कि छठा परिणाम क्या होगा। देखो, तो आपसे बोलता है कि 6 परिणामों का औसत 49, फिर छठा परिणाम जो है उसका औसत दे रखा है 52, तो आपसे बोलता है कि छठा परिणाम क्या होगा। ऐसे सवालों में एवरेज दिया है और ये संख्या दे रखी है, संख्या का गुणा अगर मैं एवरेज से कर देता हूं तो योग आ जाएगा, सम आ जाएगा उसका। क्योंकि आप सब जानते हो कि एवरेज बराबर क्या होता है, तो एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ नंबर ऑफ नंबर्स। तो इसका गुणा अगर इससे कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, सम निकल के आ जाएगा। इसीलिए हम इसका गुणा इससे कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 550 आ जाएगा। अब जैसे ही आपका ये 550 आया, तो वैसे ही आपने कहा कि 49 का गुणा 6 से कर देंगे, तो 9 छक 54, 4 5 कैरी की कैरी, 6 चौक 24, 24 और 5 29 आ गया। इसी प्रकार से 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 पंचे 30 और 1 31 आ गया। अब क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है छठा परिणाम। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों पॉइंट को अगर मैं एक साथ जोड़ दूं, तो इससे क्या फायदा मिलेगा, ये परिणाम पूरे 12 हो जाएंगे। और फिर 12 में से अगर मैं 11 घटा दूं तो मुझे छठा परिणाम निकल जाएगा। तो पहले मैं इसको इन दोनों को जोड़ देता हूं। तो जोड़ने के बाद कितना आ रहा है इसे, तो 4 और 2 6, 9 और 1 10 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, 606। अब आपसे कह रहा है ये कितने हो गए, ये भी टोटल आपके पास 12 हो गए। अब आप क्या करेंगे, अब इस वैल्यू से इस वैल्यू को माइनस कर दें, तो आपके पास आ जाएगा छठा परिणाम 606 माइनस का 550, ये कर दिया आपने, तो ये आ गया 6, 10 में से 5 जाएगा 5, और ये आ गया आपके पास 56 आंसर। कितना आंसर आ गया, 56। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और आंसर बनेगा आपके पास 56। तो इस तरह से मैंने आप लोगों से ये बताने का प्रयास किया कि अगर ऐसा सवाल आए तो आप इस तरह से निकाल सकते। तो 6 6 12 परिणाम हो गए और 11वें परिणाम से उसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास कौन सा परिणाम निकल करके आ जाएगा, 6th आपका रिजल्ट जो है वो निकल करके सामने आ जाएगा। तो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फिर से ये कहना है कि इन सब चीजों में गति पैदा करने के लिए आप पहाड़े, वर्ग और घन इनको अच्छे से बार बार पढ़ें। इनको पढ़ने में शर्माएं नहीं, इनको अच्छे से पढ़ें, याद करें। जब आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा, स्पीड आपकी मेंटेन हो जाएगी और बहुत तेजी से आप कलम चला करके इनको हल कर सकते हैं। तो ये कह रहा है 8 संख्याओं का औसत 38.4 दे रखा है, 8 संख्याओं का औसत दे रखा है 38.4, 7 संख्याओं का औसत दे रखा है आपका क्या कहते हैं 39.2, और आपसे कह रहा है कि बताइए 8वीं संख्या क्या होगी। तो पहले हम, अगर ये इसका एवरेज दे रहा है तो हम इसका योग निकाल लेते हैं, सम निकाल लेते हैं। तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे। गुणा कर दीजिए, 8 चौक 32, 3 कैरी चला गया, 8 अट्ठे 64, 64 और 3 67, 6 कैरी चला गया, 8 3 24 और 6 30 हो गया, 307.2 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको कर दीजिए, 7 दूनी 14 हो गया, 7 दूनी 14 कैरी 1, 7 नम 63 और 1 64, 6 कैरी चला गया, 7 तियां 21, 21 और 6 आपका 27, ये आ गया आपका। अब आपने इसको माइनस कर दिया, तो माइनस करके क्या आएगा आपके पास, 8वीं संख्या आ जाएगी। तो 12 में से 4 चला जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास 8, 6 में से 4 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 2, और उसके बाद यहाँ पर आएगा 9, 9 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा 2, 9 में से 7 जाएगा 2, तो 22 दशमलव आपके पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। कितना आ रहा है, 22.8 आ रहा है। 22 आएगा, एक मिनट देख लेते हैं। 7 में से 4, 6 में से 4 जाएगा 2, और ऑप्शन नहीं दिख रहा है 22.8, यहाँ पर गड़बड़ हुआ है। यहाँ पर आएगा आपका 10, 10 में से 7 जाएगा, कितना आएगा 3, तो 32.8 आ जाएगा। तो 32.8 जो है इसका ऑप्शन कौन सा बन रहा है आपका, बी वाला ऑप्शन बन रहा है। कौन सा बन रहा है, बी वाला ऑप्शन बन रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक बस दिल्ली से लखनऊ 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गई। देखो, दिल्ली से जा रही है और कहाँ जा रही है, लखनऊ। चाल है उसकी, चाल है, स्पीड दे रखा है 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, और फिर कह रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इधर को जा रही है
और फिर लौट रही है। तो जा रही है और लौट रही है, इस कंडीशन में एक चीज बिल्कुल समान हो रही है, और वो क्या है, आपके पास जो किलोमीटर दूरी है वो बिल्कुल समान हो रहा है। तो उससे कह रहा है कि आपकी औसत चाल क्या होगी, एवरेज आपके पास स्पीड जो है वो क्या होगी, एवरेज स्पीड पूछा है आपसे, एवरेज स्पीड क्या होगी। अब इस सवाल को कैसे बनाएं, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, उसको यूज करना। एवरेज स्पीड बराबर आपके पास 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूले को यूज कर लेना आप, और आसानी से आप इस प्रकार के सवालों की लैंग्वेज जो आती है उसको इससे निकाल लेंगे, ठीक है। ये हम प्रूफ करना, बताना या कैसे निकलता है इसको हम अगले जो रेलगाड़ी और अन्य क्वेश्चन है वहां पे समझा देंगे। तो आपने कहा 2 × एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये मान लीजिए 80, और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, और बट्टे कितना आ जाएगा 80 + 40। बहुत सिंपल सवाल बन जाएगा। तो आपने कहा 2 × 80 × 40 बट्टे कितना आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा। ये 0 से 0 कट गया, 2 से ये 6 बार कट गया। आपने कहा 2 से फिर से कट जाएगा, 2 × 3 = 6, और आपने कहा 2 × 3 = 6 आ जाएगा, और 2 चक्को 8 आ जाएगा। अब आपने कहा कुछ कट नहीं रहा है सर, तो आपने कहा 4 चक्को 16, 160 बट्टा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 160/3 आ जाएगा। अब इसमें आपको ये भागा करना पड़ेगा, कितने बार जाएगा, तो इसमें आपने कहा 3 × 5 = 15 आ जाएगा, 3 × 5 = 15 आ जाएगा, एक कैरी चला जाएगा, 3 × 3 = 9 आ जाएगा, 53। तो ये आपका 53 सही कितना बन जाएगा, 53, 3 × 3 = 9, 53 सही 1/3 बन जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर जो आएगा 53 सही 1/3 आएगा, और आंसर कौन सा आ रहा है इसका, बी फॉर बॉय वाला, 53 सही 1/3 इसका आंसर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये सवाल मेंटेन हो जाएगा, 53 सही 1/3। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया लैंग्वेज को पकड़ें, लैंग्वेज को फोकस करें कि लैंग्वेज आपसे क्या बोल रही है, और उस आधार पर उसको मेंटेन करने का प्रयास करें। लैंग्वेज की पकड़ सवाल को आसान बना देगी। एवरेज स्पीड बराबर 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, लगा दिया फॉर्मूला, रख दिया, आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि एक बस ए से बी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, ए से जा रहा है, बी की ओर जा रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तथा सीधी सड़क से 30 डिग्री कोण पर दाईं ओर मुड़ करके सी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। क्या कह रहा है आपसे कि एक बस जो है ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा सीधी सड़क से 30 डिग्री कोण पर दाईं ओर मुड़कर सी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अच्छा, बी से हुआ, मुड़ा, और मुड़ने के बाद जैसे हम मुड़ गया, मुड़ने के बाद फिर सी तक गया है, और सी तक जो गया है, यहाँ की स्पीड इसकी दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ की जो स्पीड दे रखी है उसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इन दोनों कंडीशन में क्या है, यदि ए और बी और सी, फिर से वही सवाल, ए और बी और सी दोनों की ही डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल इक्वल है, इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, तो उस बस की औसत चाल बतानी है। तो आप डायरेक्ट निकाल देंगे, और दे भी रखा है कि 180 किलोमीटर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस बराबर है, इतना समझ लीजिए। तो आपने कहा एवरेज स्पीड, तो आपको एवरेज निकालना है, तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। आपने कहा कि 2 की एक्स की जगह पर क्या आएगा, आपने कहा 40 आ जाएगा, वाई की जगह पर कितना आएगा आपका 60 आएगा, तो 2 × 40 × 60 बट्टे कितना आ जाएगा 40 और प्लस आपका 60, तो ये हो जाएगा आपका 100। तो 2 × 40 × 60 बट्टे आपका 100, 100 से ये वैल्यू कट जाएगी 0, 0 से 0 कट जाएगी, 4 दूनी 8, और 8 छक आपका 48, 8 छक कितना हो जाएगा 48, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, तो ये 48 औसत चाल किस में आएगी, किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से इसका आंसर जो आ जाएगा सी वाला आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, सी वाला। तो आप समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से सवाल दिए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस दे रखे हैं, उससे कैसे मेंटेन करना है, ठीक है बेटा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है किसी वर्ग में कुल 80 छात्र हैं जिनका औसत वजन 38 केजी है। क्या दे रखा है, देखो 80 तो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, 80 आपका छात्र हैं, और इन 80 छात्रों का जो एवरेज आपका वेट दिया है, एवरेज जो वेट दे रखा है वो आपका दे रखा है कि 38 केजी है। अच्छा सवाल है ये भी, 38 केजी है। अब शर्त क्या है कि 2 छात्र वर्ग से चले गए। अच्छा, इसमें से ये कह रहा है 2 चले गए, और फिर शर्त क्या है 2 अन्य छात्र वर्ग में चले आए। जो गए और आए, क्या इस संख्या पर कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गए और आए अर्थात 0 का परिवर्तन हुआ, कितने का परिवर्तन हुआ, 0 का। तो आपने कहा गए और आ गए, जिससे औसत वजन जो है, लेकिन हाँ गए और आए, लेकिन उससे औसत वजन में 1.5 केजी की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई, 1.5 केजी की बढ़ोतरी हो गई। आने वाले और जाने वाले छात्रों का कुल वजन बताना है। अब एक बात समझने का प्रयास करो, इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से आपको इसमें बताया होगा, और उसको सॉल्व भी कराया। अगर मैं चर्चा करता हूं इसमें क्वेश्चन पे, तो
ये क्वेश्चन जो आपका जाएगा इधर पे मैंने आपको समझाया होगा, एक बार बताता हूँ, ठीक है। जैसे ये वाला मैंने आपको सवाल समझाया था, तो मैंने आपको कहा था ट्रिक के माध्यम से इसका गुणा इससे कर देंगे, इसका गुणा इससे कर देंगे और इसका गुणा इससे कर देंगे। इसी प्रकार से फिर अगला सवाल था, इसमें भी मैंने ट्रिक का प्रयोग किया। मैंने कहा ये दे रखा है, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, और जैसा डिजिट दे रखी है उसी तरीके से रख करके आंसर निकल जाएगा। तो सेम कहीं ना कहीं मुझे भी इस सवाल में यही आपका प्रक्रिया को अपनाना है, और इसी प्रक्रिया को अपनाने के बाद मुझे इसको पूरा करना है, ठीक है। तो आप सवाल की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद इसे फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आपके पास यही दे रखा है इसमें कि ऐसा कुछ मेंटेन है। तो अगर ये गया और आया, जीरो का इफेक्ट पड़ा, इससे इसका गणना करेंगे जीरो। अब आपने कहा 80 संख्या लिख देख लेंगे, तो 80 गुणा आपका 1.5, 80 गुणा 1.5, और इसका गुणा इससे करेंगे तो जीरो है तो जीरो ही आ जाएगा। तो केवल इसी का गुणा होगा, 80 गुणा 1.5, तो ये हो गया जीरो, और 15 अट्ठे कितना हो गया 120, 15 अट्ठे कितना हो गया 120, और एक स्थान के बाद दशमलव हो गया, और यही इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर। यही क्या हो जाएगा आंसर। रटना नहीं है, समझना है कि ऐसा मैंने क्यों किया। तो यहाँ पर अगर रटना नहीं है कि इसका गुणा इससे कर देंगे तो इतना आंसर आ जाएगा, आप समझो ना, लॉजिक बड़ा क्लियर है। तो मैंने जो ट्रिक समझा रखी है उस पर वो जीरो दिख रहा है तो सबको जीरो कर देगा, तो अपने आप ही उसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 120। तो ये कह रहा है आने वाले और जाने वाले छात्रों के कुल वजन का अंतर कितना है, तो कुल वजन का अंतर जो है वो आपका 120 आपका केजी आ जाएगा, कुल वजन का अंतर। तो इसका आंसर जो आ जाएगा सी वाला। बहुत अच्छा सवाल, बहुत सिंपल सवाल, और सेकंडों में इसका आंसर आपके पास मेंटेन आ जा रहा है। देखो सवाल की लैंग्वेज कितनी बड़ी है और सवाल का ढांचा कितना छोटा है। तो इसी तरीके से आप मेरे से जुड़ करके छोटे छोटे तरीके से शॉर्ट ट्रिक माध्यम से चीजों को समझना है, लेकिन समझने में कॉन्सेप्ट का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं कि ऐसा कर लो बेटा ऐसा हो जाएगा, वो चीज बड़ी खतरनाक है, परीक्षाओं में आपको दिक्कत महसूस करवाएगी। आपको सीखना है और सीखने के साथ उसे मैनेज करना है। अगर कोई सवाल ऐसा है कि ट्रिक के माध्यम से चारों ऑप्शन लगाने के बाद आंसर निकल रहा है, तो मेरा ये मानना है कि फिर उसमें आप बेसिक तरीके को अपना लीजिए, और लेकिन उसमें स्पीड को थोड़ा सा मेंटेन रखने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, रामबाण है मैथमेटिक्स का, जोड़ घटाना गुणा और भाग, साथ ही साथ में पहाड़ा वर्ग और घन। तो पहाड़ा वर्ग और घन जितना अच्छा आप मेंटेन कर सकते हैं, बार बार रिपीट कर लें। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पहाड़े अगर याद रहेंगे स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, ना केवल मैथ में रीजनिंग में भी। वर्ग याद रहेगा, घन याद रहेगा, रीजनिंग और मैथ दोनों में मदद मिलेगी। तो उस बात का कहना मान लें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा उससे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है सरकार ने एक परिषद की का गठन किया जिसमें कुल 84 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 84 सदस्य थे। और उनका औसत वेतन जो है 84 तो आपके पास सदस्य थे, और इन 84 सदस्यों का औसत वेतन जो दे रखा है, एवरेज एवरेज सैलरी जो दे रखी है, वो आपका बोल रखा है 5600 रुपये है। उस परिषद में 5 सदस्य की मृत्यु हो गई, 5 सदस्य आपके माइनस हो गए, मृत्यु हो गई तो भाई माइनस हो गए। उसके बदले में उन्होंने कहा कि 5 नए सदस्य आ गए, और तो फिर से आपने कहा गए और आए, इफेक्ट कितने का पड़ा? जीरो का पड़ा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो मृत्यु हो गई, और तत्पश्चात उतने ही नए सदस्यों का चुनाव करके उसमें शामिल कर लिया गया, और फलस्वरूप औसत वेतन जो है वो आपका 20 रुपए घट गया। कितने रुपए घट गया? 20 रुपए घट गया। अब आपने कहा कि सर, पूछ रहा है कि बताइए कि सरकार को अब कितने रुपए की बचत हो रही है। तो फिर से वही बात, अगर मैं इसका गुणा इससे करता हूं जीरो ढांचा मिलेगा, इसके साथ करता हूं जीरो ढांचा मिलेगा, तो इसका गुणा इससे कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 84 आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे और वैसे भी आप निकाल सकते हैं। 84 गुणा 20, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और आपने कहा 10 आ जाएगा, तो 1680 की क्या हो जाएगी? आपका बचत हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी। तो यही इसका आंसर हो गया, एक लाइन में खत्म का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 9 संख्याओं का औसत 24 है। अब एक चीज आप पहले यहाँ पर एक थ्योरी को समझें, और मैं आपको जो समझा रहा हूँ उस थ्योरी को समझने का प्रयास करें। होता क्या है कि अगर मैं एवरेज को देखता हूँ ना, एवरेज को अगर चेक करता हूँ और एवरेज को अगर मैं जानने का प्रयास करता हूँ, तो एक बात समझने का प्रयास करना। जैसे मैंने कहा ये कोई 4 चीजें, 1 2 3 और 4, मैंने कहा एवरेज बढ़ गया 2 का एवरेज बढ़ गया। तो एवरेज 2 का अर्थ बढ़ गया, तो इसका अर्थ ये नहीं कि पर्टिकुलर एक में गया और आपने चिपका दिया और कहा एवरेज 2 का बढ़ गया। एवरेज 2 का बढ़ा, तो इसका अर्थ यह है कि ये 2 वाला भाग जो है ये चारों में जाकर के बढ़ेगा, चारों में जाएगा, और तब जाकर के आप कहेंगे कि एवरेज में कितने की वृद्धि हुई है? 2 की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से अगर कोई चीज आप निकाल लें, आपने कहा जैसे माना इसमें से आपने कहा माइनस का 5 निकाला, तो एवरेज में -5 की कमी हुई, तो इसका अर्थ यह है कि सभी में से निकलेगा वो हिस्सा। क्या निकलेगा? सभी में से निकलेगा। तो बढ़ेगा तो सब में बढ़ेगा, घटेगा तो सब में घटेगा, गुणा होगा तो आपने कहा सब में होगा, भाग होगा तो आपने कहा सब में होगा। तो गुणा हो, प्लस हो, माइनस हो, गुणा हो, भाग हो, तो एवरेज का एक सिद्धांत है,
जब होगा तो सभी में होगा, तब जाकर के वो आप ये कह सकते हैं इन सभी का, आप कहते भी है ना इन सभी का एवरेज इतना है, तो इसी आधार पर आप बोलते हैं कि इन सभी का एवरेज क्या है, इतना दिया गया है। तो मेरी बात आपको ये समझ में आई होगी कि मैं छोटी बात ये बताना चाह रहा हूं कि एवरेज का बढ़ना, एवरेज का घटना, एवरेज का जुड़ना और एवरेज का भाग होना किसी एक पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि उस पूरी संख्याओं की व्यवस्था पर डिपेंड करेगा। तो इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है कुछ इसी लैंग्वेज के साथ आपके साथ चल रहा है, उसको मैं एक बार समझा देता हूं। तो आपके पास ये बोल रहा है 26, ये क्वेश्चन है 9 संख्याओं का औसत 24 है। अब देखो क्या दे रखा है डायरेक्टली कि संख्याएं दे रखी है 9, तो 9 संख्याओं का औसत, 9 संख्याओं का जो एवरेज दे रखा है, एवरेज दे रखा है वो 24 दे रखा है। फिर कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए, अगर प्रत्येक संख्या को, जैसे 9 है, 1 2 3 ऐसे करके ना 9 तक है, तो प्रत्येक संख्या में कह रहा है कि अगर 12 से गुणा कर दिया जाए, तो अगर प्रत्येक संख्या में अगर 12 से गुणा हो रहा है तो इसका अर्थ है कि एवरेज में भी कितने से गुणा होगा, 12 से गुणा होगा। जैसे मैंने अभी आपको पहले समझाया भी, तो गुणा जब होगा तो एवरेज में भी होगा। जब 9 की 9 संख्याओं में 12 से गुणा हो रहा है तो एवरेज में भी कितने से गुणा होगा, 12 से गुणा होगा। तो कह रहा है इस प्रकार बनी नई प्राप्त संख्या क्या होगी, तो 12 अगर मैं इसका गुणा कर देता हूं तो 12 चौक कितना हो जाएगा, 48, 4 आ जाएगा, कैरी चले जाएगा 4, 12 दूनी 24, 24 और 4, 24 और 4 कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। तो इस तरह से डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा 288 और इसका आंसर बन जाएगा सी वाला। तो मैंने कहा गुणा होगा तो सब में होगा, तो जब सब संख्याओं में गुणा हो रहा है तो एवरेज में भी गुणा हो जाएगा, पारा का गुणा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें 7 संख्याओं का औसत 18 दे रखा है, डायरेक्टली बोल रखा है 7 संख्याओं का एवरेज जो है वो आपके पास 18 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 से भाग दे दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में, जो यहाँ पे प्रत्येक संख्या है उसमें कह रहा है कि अगर 3 से डिवाइड कर दो तो बताइए कि औसत कितना रहेगा। तो जब प्रत्येक संख्या में 3 से डिवाइड हो रहा है तो आपका औसत में भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 18 भागा 3 बराबर आपने कहा 6 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 6, इनमें से कोई नहीं, 3 छक 18 नहीं आ रहा है, तो ठीक है, तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। भागा नहीं जा रहा है, भागा 6 बार जा रहा है, इनमें से कोई नहीं आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 14 संख्याओं का औसत 28 है, प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए। अब मैं डायरेक्ट कर दूं, 14 का एवरेज दे रखा है आपका 28, प्रत्येक में 3 जोड़ दो, 3 जोड़ दो, 18 और 3 कितना हो गया, 31, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो अभी मैंने जो आपको बात समझाई उसको अगर आप फॉलो कर लेंगे, आप अपने दिमाग में लैंग्वेज बैठा ले रहे हैं, तो आपके लिए ये क्वेश्चन देखते ही आंसर का भाग है। अगला देख लेते हैं। एक सप्ताह में प्रथम 4 दिनों का औसत आपके पास 40.2 डिग्री सेल्सियस है, प्रथम 4 दिन। तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, मंडे, आपका ट्यूसडे, वेनेसडे और आपके पास आ जाएगा थर्सडे। इस 4 दिनों का औसत दे रखा है 40.2। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसका सम क्या होगा, तो ये औसत है, औसत ये है, तो औसत बराबर क्या होता है, सम अपॉन आपका संख्या। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर 1 2 3 4, 4 से गुणा कर देता हूँ, तो ये वैल्यू निकल के आई 4 दूनी 8, आपने कहा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 0, 4 चक्को 16, ये निकल के आई वैल्यू 160.8। फिर क्या कह रहा है, तथा अंतिम 4 दिनों का, अंतिम 4 दिन, अंतिम 4 दिन क्या होंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो थर्सडे से जुड़ेगा थर्सडे, आपका फ्राइडे, सैटरडे और संडे, और इसका औसत दे रखा है 41.3। तो इसमें कितने से गुणा कर देंगे, 1 2 3 और 4, तो ये 4 से गुणा कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, तो आपने कहा सम निकल के आ जाएगा सर, 4 3 12 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 चक्को 16, 165 आ गया, 165.2 आ गया। अब आपसे क्या कह रहा है, यदि पूरे सप्ताह का औसत वेतन इतना हो तो चौथे दिन का बताना है। ठीक है, अब पूरे सप्ताह का दिया है और पूछा क्या है, पहले पूछने वाले पर फोकस कर लेता हूं। तो पूछा है आपसे थर्सडे का पूछा है, आपके पास एक इक्वेशन ही आ गई, 2 इक्वेशन आ गई, अब आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई, और फिर उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान पूरे सप्ताह का आ जाएगा, तो आपने कहा मंडे ट्यूसडे, मंडे हो गया, मंडे हो गया, आपने कहा फिर उसके बाद ट्यूसडे हो गया, वेनेसडे हो गया, फिर थर्सडे हो गया, फिर फ्राइडे हो गया, और फिर सैटरडे हो गया, और फिर संडे हो गया। तो पूरे सप्ताह का जो औसत तापमान उसने इंडिकेट किया है वो 40 किया है, 40.6 डिग्री सेल्सियस, 40.6 डिग्री सेल्सियस। कितने दिन हो गए, 7। तो आप इसका गुणा कर देंगे, 7 छक कितना हो जाएगा, 42, 42 आ जाएगा, और 7 छक 42 आ गया, और उसके बाद 7 चौक कितना हो गया, 28, ये 7 चौक 28, एक स्थान के बाद दशमलव, तो दो ये आ गया 200, 7 छक 42 और 7 चौक 28, 284.2। अब एक बार समझने का प्रयास करो, यहाँ पर थर्सडे है और यहाँ पर भी थर्सडे है, 2 बार थर्सडे आ रखा है, तो मैं इनको जोड़ देता हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इक्वेशन
आपका एक और इक्वेशन 2 को जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा देखो। तो आपने कहा कि जोड़ने पर क्या फायदा मिलेगा, तो आपने कहा इससे ये फायदा मिलेगा कि मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, दो थर्सडे, क्योंकि एक और एक दो, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे और फिर संडे। तो जोड़ने के बाद आपने कहा इन दोनों को भी जोड़ देंगे। तो जोड़ के क्या आएगा, 8 2 10, हासिल एक, 5 और एक 6, फिर उसके बाद 6 6 12, हासिल एक और ये 3, 326। अब आपने कहा कि सर हमें तो चौथा दिन निकालना है। चौथा दिन कहाँ से निकलेगा, ये वाला निकलेगा चौथा दिन। अब क्या कर दें कि चौथा दिन निकल जाए, तो आपने कहा ये इक्वेशन आ गई आपके पास 3 और ये इक्वेशन आ गई आपके पास 4। तो जैसे एक और दो को जोड़ा वैसे इक्वेशन 2 और 3 और 4 को माइनस कर दो सर। तो माइनस करके आपके पास क्या बना, तो आपने कहा मंडे माइनस करते हैं, माइनस 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 माइनस, सब माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो फायदा क्या हुआ, मंडे से मंडे, ट्यूसडे से ट्यूसडे, वेनेसडे से वेनेसडे, फ्राइडे से फ्राइडे, सैटरडे से संडे और संडे से सैटरडे से संडे और संडे से संडे। तो घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, केवल और केवल थर्सडे आ जाएगा। तो थर्सडे का वैल्यू कितना आएगा उसे चेक कर लेते हैं। इसमें से इसको भी घटाइए, तो ये आपके पास 10 में से 2 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 8। यहाँ कितना बचेगा 5, 5 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 1। इसके बाद 5 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 1। और उसके बाद 12 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगा 41.8। तो 41.8 डी वाला इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। सवाल कठिन नहीं है। हाँ, सवाल को एक बार मेंटेन करना है, क्योंकि समीकरण के सवाल हैं, समीकरण बनाना पड़ेगा आपको। और उसमें इक्वेशन को देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी इक्वेशन लेकर के वो हैंडल हो जाएगा। बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार अच्छे से, तो आप बहुत आसानी से इसको मेंटेन कर लेंगे। और इतनी लैंग्वेज, लंबी लैंग्वेज लिखने की भी जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप इसका गुणा इससे 4 से करें, इसका गुणा 4 से करें। 2 थर्सडे आ रखा है तो उनको आपस में जोड़ दें और उससे घटा दें, डायरेक्टली एक लाइन में निकल जाएगा। लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं हो रही है तब तक तो आप इसे ऐसे ही लेकर के मेंटेन करें। अगला सवाल देखते हैं। फिर से वही है, सोमवार से बुधवार तक। अब सोमवार से बुधवार तो मंडे आपका क्या दे रखा है, मंडे, ट्यूसडे और वेनेसडे। 3 दिन की बात कर रहा है, 37 डिग्री सेल्सियस दे रहा है। 3 से गुणा कर देता हूँ, सम आ जाएगा 7 × 21। समझ रहे हैं ना 3 से गुणा क्यों, क्योंकि उसका योग निकालना है, सम निकालना है। 7 × 21 2, 3 3 9 10 और 1 11, 111 आ गया। कितना आ गया, 111 आ गया। फिर इसके बाद आपसे बात करता है कि मंगलवार से बृहस्पतिवार तक, मंगलवार से बृहस्पतिवार तक, ट्यूसडे, वेनेसडे और आपका थर्सडे, ये दे रखा है। तो इसका टेम्परेचर दे रखा है आपके पास 34 डिग्री सेल्सियस। तो 34 गुणा 3, तो आपने कहा 4 3 12, हासिल 1, 3 3 9 और 1 10 आ गया, 102 आ गया। फिर आपसे बोलता है यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का इतना है। अच्छा भाई, साफ कह रखा है यदि बृहस्पतिवार का तापमान जो है वो सोमवार के तापमान का 4/5 है, 4/5 है। तो आपसे पूछता है बताइए कि बृहस्पतिवार का तापमान क्या होगा, ये पूछ रहा है। अब मैं अगर इसमें अगर देखता हूं तो मेरे पास ट्यूसडे भी है, वेनेसडे भी है, ट्यूसडे भी है, वेनेसडे भी है। अगर मैं इसको जोड़ देता हूँ या घटा देता हूँ तो मंडे और थर्सडे का टेम्परेचर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मैंने एक बार समझा इसे, और मैंने कहा कि मैं इसमें से आपका इक्वेशन ये 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। और इक्वेशन 1 और 2 में क्या देखना को मिल रहा है कि अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ तो माइनस करके मुझे कुछ फायदा मिलेगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस कर दिया तो माइनस करके क्या फायदा मिला, देखो ये वैल्यू माइनस, ये वैल्यू माइनस, ये वैल्यू माइनस और ये वैल्यू वैल्यू माइनस। तो ये आपका ट्यूसडे से ट्यूसडे कट गया, वेनेसडे से वेनेसडे कट गया। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया मंडे माइनस थर्सडे बराबर, और आपका 111 में से 102 घटा देना है। तो आपने कहा कितना घट करके आ जाएगा, तो आपने कहा 9 घट के आ जाएगा। कितना आ जाएगा घट करके, 9। तो आपका 11 में से 2 जाएगा, 9 9 आ गया घट करके। अब आप सब जानते हो हमें थर्सडे निकालना है और मंडे दे रखा है इतना, तो मैं इसको डायरेक्टली इस पर इस जो ये वैल्यू है इसको यहाँ पर पुट करता हूँ, इसके ऊपर इसमें पुट कर देता हूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, 4/5 मंडे माइनस, नहीं 4/5, हाँ थर्सडे निकालना है ना, मुझे थर्सडे निकालना है। तो मंडे की जगह पर लिख लेता हूँ मैं, थर्सडे निकालना है क्योंकि बृहस्पतिवार निकालना है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, 5 5, मैं इसको लिख सकता हूँ 5, 1 मिनट है बेटा, 5/4, इसका क्रॉस गुणा कर दिया मैंने, 5/4 थर्सडे बराबर कितना हो गया, मंडे। इससे फायदा क्या मिलेगा, मैं थर्सडे निकाल लूंगा। तो मैंने कहा ये वाली वैल्यू अब मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, इस वैल्यू को नहीं बल्कि मैं इस वाली वैल्यू को यहाँ पे रख लेता हूँ। तो मैं इसको कह देता हूँ कि 5/4 थर्सडे माइनस थर्सडे बराबर कितना आ गया, 9। तो आपने कहा 5 थर्सडे माइनस 4 थर्सडे अपॉन 4 बराबर 9। तो ये आपने कहा थर्सडे बराबर, इसका क्रॉस गुणा कर दिया, 9 चौक 36। तो 5 में से ये 4 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो थर्सडे बराबर कितना आ गया, 36। तो डायरेक्ट इसका आंसर बन जाएगा आपके पास 36। इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो आपने इस तरह से इसको मेंटेन करना है और इसको रखना है और सवाल को निकालने का काम करना है। सबके समझ में आया होगा।
समीकरण को देख करके समझना है कि क्या करें, कैसे करें कि वो इस क्या जिगजैग लगाएं कि आंसर निकल जाए। तो उसको आपने लगाया, पुट किया, आंसर आ गया। ठीक है, ये वाली वैल्यू इसमें रख दिया आपने, रखने के बाद उसको हल कर दिया, हल करने के बाद इसमें से इसको इसका हर समान कर लिया, उसके बाद आपने हल कर दिया, तो 36 आंसर आएगा। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि यदि 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में छपाई की त्रुटियों की औसत संख्या 4 है, यदि प्रथम 302 पृष्ठों में इन त्रुटियों की संख्या इतनी है, तो शेष पृष्ठों में त्रुटियों की संख्या। बहुत ही आसान, देखिए जरा सवाल। तो आपसे कह रहा है 512 पृष्ठ वाली कोई पृष्ठ है, और ये कह रहा है कि उसके एक पुस्तक की छपाई में, पृष्ठ वाली एक पुस्तक की छपाई में त्रुटियों की औसत संख्या 4 प्रति पृष्ठ है। कहने का एक पन्ने में 4 गलतियां हो सकती हैं, 4 प्रति पृष्ठ जो है औसत आपका त्रुटि निकल सकती है। तो 512 में अगर मैं देखता हूं 512 पृष्ठ वाले में 4 की औसत के आधार पर कितनी कुल गलतियां होंगी, कुल कितनी गलती होगी। तो आपने कहा 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 5 चक्को 20, आपने कहा 20 48 हो जाएगी कुल गलती। फिर ये कह रहा है प्रथम 302, फिर कह रहा है स्टार्टिंग की इसमें जो 302 है, स्टार्टिंग की जो 302 है उसमें आपकी गलती जो निकल के आ रही है टोटल, वो दे रखी है आपकी 998 दे रखी है। तो आपसे कह रहा है शेष, शेष पूछ रहा है, तो शेष पृष्ठों में त्रुटियों की संख्या, तो शेष कितने पृष्ठ बचेंगे, शेष आपके पास पृष्ठ कितने बचेंगे। तो आप क्या करेंगे, 512 और उसके बाद माइनस 302 बराबर 2048 और माइनस 998, क्योंकि भाई इतनी गलतियां हुई हैं, इसमें इतनी गलती है, तो मेरे को शेष पृष्ठ में कितनी गलतियां हैं उसे निकाल लेता हूं। तो इसमें से इसको घटा देता हूं, तो ये 0 हो गया, इस वैल्यू में से इसको शेष पृष्ठ पता चल जाएगा, इससे 0 हो गया, और उसके बाद 1 हो गया, और ये शेष पृष्ठ कितने बचे, 210 बचे। 210 में कितनी आपका त्रुटियां हैं, कितनी त्रुटियां हैं उसको निकाल लेता हूँ त्रुटियां। तो इसको माइनस कर देता हूँ, 8 से 8 जाएगा 0, 14 में से 9 जाएगा आपका 5, 14 में से 9 जाएगा 5, और उसके बाद 9 में से 9 जाएगा आपके पास 0, बचेगा कितना, 1, 1050। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि औसत संख्या प्रति पृष्ठ कितनी होगी, एवरेज पूछा है। तो एवरेज कैसे निकलेगा, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, जो शेष शेष पृष्ठों में पूछ रहा है कुल संख्याओं का योग, सभी में नहीं पूछ रहा है, शेष पृष्ठों में। शेष पृष्ठ कितने बचे हैं, 210, कुल संख्याएं कितनी है 1050, तो एवरेज बराबर कुल संख्याओं का योग। तो आपने कहा 1050 बट्टे कितना आ जाएगा 210, और ये वैल्यू इससे कट जाएगी, कितने बार कट रही है, 5 बार कट रही है। तो इस तरह से इसका आंसर बेटा आ जाएगा 5। तो प्रत्येक पृष्ठ में औसत कितनी, शेष शेष पृष्ठों में औसत जो गलतियां होंगी वो कितनी हो जाएंगी, आपके पास 5। अच्छा सवाल है। 512 टोटल पृष्ठ है, 4 के हिसाब से प्रति पृष्ठ गलती है, तो टोटल गलती होगी 2048। फिर कह रहा है 302 पृष्ठों में 998 आपके पास त्रुटियां हैं। तो मैंने कहा कि शेष कितने पृष्ठ बच गए, तो आपने 512 में से 302 घटा दिया, 210 पृष्ठ बन गए। तो 210 पृष्ठों में कुल कितनी गलतियां हैं, तो आपने इस वैल्यू से इस वैल्यू को घटा दिया, 1050 आ गया। फिर मैंने पूछा, वो पूछ रहा है कि बताओ शेष पृष्ठों में कितना औसत आएगा, तो औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बट्टा परिणामों की संख्या, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। तो फिर से मेरा यही कहना है कि चीजों को समझो और जानने का प्रयास करो, और किस तरह से हमें मैथ को समझना है, सीखना है, जानना है, और उसके बाद हमें परीक्षा में बैठ करके क्वेश्चन को ये नहीं समझना है, वहां पर इतनी प्रैक्टिस करके ले जानी कि तुरंत देखते ही ये मेरा क्वेश्चन है, मैं इसे बना ले जाऊंगा, ऐसी मन में फीलिंग आनी है। ये नहीं कि मैं बनाऊंगा, बना लूंगा या बना ले जाऊंगा या बन जाएगा, ऐसी फीलिंग आपके मन में आनी चाहिए। अगर ऐसे आपके पास पॉजिटिव चीजें आएंगी तो ये मैथ जो है आपको चुटकी का खेल लगेगा। और अगर तुम क्लास में उसमें पेपर हॉल में बैठ करके सोचोगे, समझोगे, ऐसा करूंगा, फलाना होगा, सवाल तो निकलेगा, लेकिन जो परीक्षा वाला चाह रहा है वो पूरा हो गया, आपका टाइम खाना था उसे और वो टाइम खा जा रहा है। क्वेश्चन एक एकदम हीट करना चाहिए, ये मेरा है और ये तुरंत बन जाएगा। जब ये वाली शैली आप में जनरेट हो जाएगी तो फिर आप ना आपका समय क्या कहते हैं आपके लिए परेशान करेगा, और टाइम पर आप सारी चीजें बना करके क्या कर लेंगे, मेंटेन कर लेंगे। थोड़ा सा कंपटीशन को समझने का प्रयास करें कि कंपटीशन आपसे क्या मांग कर रहा है या क्या चाह रहा है। और 100 क्वेश्चन आ रखे हैं, 100 के 100 क्वेश्चन बनाने से एग्जाम निकलेगा, मेरे हिसाब से कंपटीशन की ये परिभाषा बिल्कुल नहीं है। बात इंपॉर्टेंट है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन, अर्थात पहली बार में हीट करके कितने क्वेश्चन सही हो गए आपके, वही तय करेगा कि आपका एग्जाम निकलना है या नहीं निकलना है। तो आप अपने अंदर वो शैली विकसित करिए कि आप क्वेश्चन को हीट करें और तुरंत देख करके कह दें कि ये क्वेश्चन मेरा है, और फर्स्ट अटेम्प्ट बनाएं। फर्स्ट अटेम्प्ट की संख्या 75% होनी चाहिए, कि 75% तक आपको ये लगना चाहिए कि क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, मैं जो आंसर दे रहा हूँ बिल्कुल राइट दे रहा हूँ। ये आप में शैली तो जनरेट करनी पड़ेगी, अन्यथा इन कंपटीशनों को पकड़ पाना, क्योंकि अगला बच्चा जनरेट कर रहा है तभी वो निकाल रहा है,
आप नहीं जनरेट करेंगे तो आपसे तब तक एग्जाम आपको तंग करते रहेगा, इसलिए आप लोग भी उससे जनरेट करिए, ठीक है। आइए समझाता हूँ अगली चीज। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक परिवार में 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उनके माता पिता और तथा दादा दादी हैं, ठीक है। माता पिता, दादा दादी और 3 बच्चे हैं, ठीक हो गया। दादा दादी की औसत आयु दे रखी 67, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। दादा, यहाँ पे लिख दिया दादा, और ये कॉमा कर दिया दादी। दादा और दादी, इनका औसत दे रखा है 67। तो योग कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कर देता हूँ, तो योग आ जाएगा, क्योंकि 2 लोग हैं। तो 7 दूनी 14, हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 134 आ जाएगा योग। फिर ये कह रहा है माता पिता का औसत, माता और उसके बाद ये कह रहा है पिता, इसका औसत कह रहा है आपके पास 35 है, तो 35 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है तथा बच्चों का औसत आपको 6 वर्ष दे रखा है, तो बच्चे कितने हैं, 3। 3 बच्चों का जो औसत दे रखा है, 3 बच्चों का जो औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3 बच्चों का औसत 6 वर्ष दे रखा है, तो 6 गुणा 3 बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 18 आ जाएगा। 6 गुणा 3 बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 18 आ जाएगा। तो आपसे बोल रहा है परिवार के, अब भाई 3 बच्चे क्यों किए सर, अरे भाई साहब कह रहा है परिवार में 3 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, इसीलिए मुझे यहाँ पर आपको दे रखा है बच्चों की औसत आयु 6 वर्ष, तो कितने बच्चों की दे रखी है, 6 की दे रखी है, इसीलिए मैंने कहा 3 बच्चों की औसत आयु दे रखी है 6, तो योग कितना हो जाएगा, 6 3 18। तो परिवार की औसत आयु ज्ञात करनी है, तो आप कैसे निकालेंगे, इनको पहले आप जोड़ दीजिए, 8 4 12 हो जाएगा, हासिल 1, 7 3 10, 11 और 1 12, हासिल 1, 1 1 2, कितना आ जाएगा, 222। अब जैसे ही आपके पास 222 आया, तो अब टोटल कितने सदस्य हो गए, तो आपने कहा 2 यहाँ आए, 2 यहाँ आए 4, 3 यहाँ आए तो 7 हो गए, टोटल 7 आ गए। एवरेज निकालना है, तो आपने कहा एवरेज बराबर 222/7 आ जाएगा। तो एवरेज किस में जा रहा है, रेशियो में जा रहा है ना, तो आपने कहा कितने बार जाएगा, 7 तियां 21, 1, तो आपने कहा 1 बार जाएगा, 7 एकम 7, तो 12, 12 में से 7 जाएगा 5, तो 31 सही 5/, आपका 7 वर्ष, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर इसका बनेगा बी वाला, कौन सा बनेगा, बी वाला। तो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, आसान सवाल है, लेकिन यहाँ पर फंसा रहा है, कहीं ऐसा मत करना है एक बच्चा बराबर 6 गुणा 1, गड़बड़ हो जाएगा सवाल। तो वो कह रहा है बच्चे की औसत आयु 6 वर्ष, और बच्चे कितने दे रखे हैं, 3, यहीं पर आपको लैंग्वेज समझनी है। तो इस तरह से औसत के कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ फिर से मेरी आज चर्चा रही, और मैंने उनको समझाने का प्रयास किया। आप लोग इसे अच्छे से मेंटेन करिए, बनाने का प्रयास करिए, और अगली क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ मैं आप लोगों से चर्चा करता हूँ। तो जल्दी से जल्दी आप क्या कहते हैं, चैनल को अपने साथियों से बताएं, सहपाठियों से बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लोगों तक पहुंचाएं एक दूसरे तक, जिससे शिक्षा का आयाम सरल हो सके। तो इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।